दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, भारत के साथ सदियों से उसके मधुर संबंध रहे हैं। मधुर संबंध भी ऐसे कि जो धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक हर स्तर पर गहरे संबंध रहे हैं। यही नहीं, रोटी बेटी का भी संबंध है। और भारत और नेपाल के संबंधों का, गहरे संबंधों का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि नेपाल की कुल आबादी लगभग 3 करोड़ 5 लाख है, जिनमें से 60 से 80 लाख लोग नेपाल मूल के भारत में रहते हैं, जबकि भारत के कुल 6 लाख के आसपास नेपाल में बताए जाते हैं। दोस्तों, भारत और नेपाल के मैं गहरे और विश्वसनीय संबंधों की जो बात कर रहा हूं कि भारत से नेपाल जाने के लिए या नेपाल से भारत आने के लिए किसी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। हम जो है एक दूसरे के देश में बड़ी आसानी से आ जा सकते हैं। लेकिन रहा क्या है कि नेपाल में पिछले 240 सालों से राजशाही रही। और यदि हम जो खास बात नेपाल के बारे में कहें तो वो ये थी कि पूरी दुनिया में नेपाल एकमात्र ऐसा देश था जो घोषित रूप से 240 से 2008 तक हिंदू राष्ट्र रहा है। लेकिन 2008 से पहले माओवादियों का वहाँ पर खूनी संघर्ष चला, वर्षों तक चला, चीन के समर्थन से चला, हथियारबंद आंदोलन चला, जिसमें माना जाता है कि 17,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। और नेपाल में शांति के लिए 2008 में लोकतांत्रिक गणराज्य का गठन किया गया। लोकतांत्रिक गणराज्य नेपाल बना और वहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए और नई व्यवस्था वहाँ पर शुरू हुई। जो दावे किए गए थे उस आंदोलन के दौरान, तो वो इसलिए किए गए थे कि जिससे कि मतलब नेपाल में गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, राजनीतिक अस्थिरता, मतलब कई मुद्दे थे जिसके लिए ये नेपाल में आंदोलन चला था। लेकिन दोस्तों, जिन मुद्दों को लेकर नेपाल में 1996 से 2008 तक आंदोलन चले और जिसमें हजारों लोग मारे गए, अंततः वहाँ की जनता ने और लोगों ने लोकतंत्र को स्वीकार कर लिया। वहाँ पर संविधान बना, लोकतांत्रिक व्यवस्था हुई। लेकिन दोस्तों, वो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी वो चल नहीं पाई। जो कारण बताए थे कि लोकतंत्र की व्यवस्था करने से ये फायदे होंगे, लेकिन वो फायदे हुए नहीं। भ्रष्टाचार खत्म हुआ नहीं, बेरोजगारी खत्म हुई नहीं, गरीबी खत्म हुई नहीं, असमानता खत्म हुई नहीं, आर्थिक स्थिति बदहाल होती चली गई। और हालात यहाँ तक पहुँचे कि भारी तादाद में नेपाल के युवकों को भारत के अलावा अन्य देशों में भी पलायन करने के लिए इन वर्षों में मजबूर होना पड़ा। तो अब नए सिरे से जो ये आंदोलन हो रहे हैं, राजशाही की वापसी के हो रहे हैं, तो उसमें राजशाही के समर्थक जो नेपाल की जनता है
उसका मानना है कि जो उद्देश्य के लिए लोकतंत्र बना था उसमें नेपाल सफल नहीं रहा, बल्कि नेपाल चीन की गोद में जा बैठा, जबकि भारत के साथ उसके हर तरीके के संबंध हैं। भारत सबसे ज़्यादा नेपाल की मदद करता है, सबसे ज़्यादा सामान भारत से नेपाल भेजा जाता है। यदि मैं उसकी लिस्ट गिनाने लगूं, चाहे वो बिजली हो, चाहे खान पान का सामान हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, यानी जीवन के उपयोग में आने वाली जो भी वस्तुएं हैं उनमें से मैक्सिमम भारत उनको भेजता है। और हर बड़ी मुसीबत में भारत नेपाल के काम आता है। भारत ने वैसे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रशंसा की थी और समर्थन किया था, लेकिन दोस्तों इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाम पर मार्क्सवादियों का कब्जा नेपाल में हो गया और उसका असर ये पड़ा कि भारत के साथ जो 240 वर्षों से बहुत ही मधुर संबंध थे, भाईचारे के संबंध थे, उनमें खटास आनी शुरू हो गई। चीन का दखल नेपाल में बढ़ गया, तो उससे भी नेपाल की जनता परेशान है। और अब नेपाल की जनता चाहती है कि हमारे लिए तो वो व्यवस्था ही राजशाही वाली व्यवस्था ठीक थी, उसमें कम से कम अस्थिरता तो नहीं थी, इतना भ्रष्टाचार नहीं था, इतनी गरीबी नहीं थी, इतनी परेशानियां नहीं थी। और सबसे बड़ी बात जो है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो कामयाबी नहीं मिली। और 2008 से अब लगा लें 2025 शुरू हो रहा है, करीब इन 12 मतलब कितने हो गए, 12 और 5 16-17 सालों में लगभग 14 बार प्रधानमंत्री बदले गए। इतनी राजनीतिक अस्थिरता है और उससे भारत को भी परेशानी हुई। कई बार भारत को भी वहाँ के प्रधानमंत्रियों ने आंखें दिखाई। उन आंखें दिखाने से भारत और नेपाल के रिश्तों में भी खटास आई और माना ये जा रहा है कि नेपाल की जनता चीन का दखल नहीं चाहती, बल्कि वो पुनः नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, राजशाही व्यवस्था को लाना चाहती है। और इसमें कुछ पर्दे के पीछे ऐसा भी माना जा रहा है कि पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह जिनको 2008 में हटा दिया गया था, वो राजशाही को वापस लाने के लिए पुनः सक्रिय हो गए हैं। उन पर कुछ FIR भी इस मुद्दे को लेकर की गई है। लेकिन दोस्तों ये माहौल क्यों बना? जैसा कि हमने कहा सीधे तौर पर कि भारत सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को पसंद करती है कि नेपाल में वो रहे, लेकिन माओवाद को पसंद नहीं करती। चीन का भारी भरकम जो है, मतलब उस पर प्रभाव पड़े, उसको पसंद नहीं करती। क्योंकि जो वर्तमान में भी प्रधानमंत्री हैं KP ओली शर्मा, वो चीन की गोद में बैठे रहते हैं, भारत पर कई तरीके के आरोप लगाते हैं, और जबकि नेपाल की जनता इसे पसंद नहीं करती। कुछ फर्क इसलिए भी आया बताया गया है कि जो भारत में हिंदू राष्ट्र का दौर पिछले 1 दशक से चल रहा है और जो पड़ोस में जो गतिविधियां चल रही हैं, नेपाल की जनता उससे भी प्रभावित हुई है। योगी मोदी के हिंदुत्व से भी वहाँ की जनता प्रभावित हुई है। और पर्दे के पीछे ये भी कहा जा रहा है कि RSS के संगठन जितने भी हैं वो भी नेपाल में पिछले 1 दशक में बहुत ज़्यादा सक्रिय हुए हैं। इन हिंदूवादी संगठनों ने भी वहाँ की जनता के बीच में नए सिरे से हिंदुत्व को लाने के लिए और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए
प्रचार किया है ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि भारत बेशक सीधे तौर पर ये कहे कि हम लोकतंत्र के समर्थक हैं, लेकिन यदि पर्दे के पीछे माना जाए तो जो 240 साल से व्यवस्था चली आ रही थी नेपाल में, राजशाही व्यवस्था, और जो नेपाल घोषित रूप से हिंदू राष्ट्र था, वो व्यवस्था अब भारत के पक्ष में ज़्यादा लग रही है, क्योंकि लोकतंत्र के नाम पर वहाँ पर माओवाद ने कब्जा कर लिया है और जितने भी प्रधानमंत्री वहाँ पर हुए हैं वो ज़्यादातर चीन के समर्थक माने जाते हैं। और इससे अलावा भी जिस तरीके से नेपाल में राजनीतिक स्थिरता है और एक प्रधानमंत्री का औसत कार्यकाल 1 साल 2 महीने, मैं मोटे तौर पर भी बता सकता हूं कि सबसे पहले पुष्प कमल दहल प्रचंड 2000 में प्रधानमंत्री बने। उसके बाद मतलब बता रहा हूं कि मैं इतने थोड़े से समय में ही कितने प्रधानमंत्री बने। वो 2008 से 2009 तक प्रधानमंत्री रहे। माधव कुमार नेपाल फिर दूसरे प्रधानमंत्री बने। वो 25/9 से 5/2/11 तक प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद ये सिलसिला लगातार चलता रहा। झालानाथ खनाल प्रधानमंत्री बने, फिर बाबूराम भट्टराई प्रधानमंत्री बने, खिलराज रेग्मी प्रधानमंत्री बने, सुशील कोइराला प्रधानमंत्री बने, केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बने, फिर से पुष्प कमल दहल प्रचंड फिर प्रधानमंत्री बने, शेर बहादुर देवया प्रधानमंत्री बने, केपी शर्मा ओली फिर प्रधानमंत्री बने, उनके बाद फिर शेर बहादुर देवबा प्रधानमंत्री बने, फिर पुष्प दहल कमल फिर प्रधानमंत्री बने, और अब आप जानते ही हैं कि ओली साहब जमे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता बहुत है। जिस देश में हर 1 साल 2 महीने के बाद प्रधानमंत्री बदलते जाएं, तो वहाँ पर कोई भी व्यवस्था कैसे सही रह सकती है, या जो भी योजनाएं उनको कैसे अमली जामा पहनाया जा सकता है। जब सरकारें स्थिर नहीं रहेगी, स्थिरता के लिए लोकतंत्र को लाया गया था, लेकिन अस्थिरता आ गई, तो उससे ज़्यादा तो लोग मान रहे हैं, जानकार मान रहे हैं कि एक हिंदू राष्ट्र के रूप में ही नेपाल ज़्यादा समर्थ था और ताकतवर था। लेकिन जब से 2008 में लोकतंत्र आया है, नेपाल एक तरीके से हर तरीके से कमज़ोर हुआ है। अस्थिरता फैली है, आर्थिक रूप से बहुत नेपाल कमज़ोर हो गया है, गरीबी बढ़ी है, बेरोज़गारी बढ़ी है। इसी के चलते कोई भी प्रधानमंत्री आज तक 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है। ऊपर से जो पिछले 10-11 साल में नेपाल की जनता ने भारत में राजनीतिक स्थिरता देखी है और भारत जिस तरीके से तेजी से विकास कर रहा है, वो 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है और 27-28 तक उसके दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उसके बनने की घोषणाएं की गई हैं। यही नहीं, हर स्तर पर भारत के बारे में जो भविष्यवाणियां की जा रही हैं, वो भारत की मजबूती को दर्शाती हैं। और इस दौर में जो भारत में हिंदुत्व की बात चली है, या जिस तरीके के हिंदूवादी आंदोलन चले हैं, राम मंदिर का आंदोलन चला है या और भी चल रहे हैं, या जो अभी प्रयागराज में 65 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में पवित्र गंगा में डुबकी लगाई, इन सब चीज़ों का असर नेपाल की जनता पर पड़ा है।
और वो चाहती है कि नेपाल में भी पहले जैसा हिंदुत्व हो, नेपाल हिंदू राष्ट्र बने और भारत की तर्ज पर चले और भारत के साथ रिश्तों को मजबूत बनाकर चले, तो नेपाल में स्थिरता बनी रहेगी और वहाँ की जनता हर हाल में भारत के साथ हर स्तर पर रिश्ते मजबूत चाहती है। लेकिन जो माओवादी आंदोलन से निकले वहाँ के नेता हैं, वो भारत और नेपाल के रिश्तों को ख़राब कर रहे हैं और चीन के प्रभाव में जा रहे हैं। इसी के चलते नेपाल में भारी अस्थिरता बनी हुई है। वैसे जानकारों का मानना ये है कि जो राजशाही समर्थक हैं उनके नेता इतने प्रभावशाली नहीं है या उनके पास इतनी सीटें नहीं हैं कि वो तुरंत व्यवस्था को बदल सकें। लेकिन जिस प्रचंड रूप से नेपाल में हिंदू राष्ट्र के लिए आंदोलन हो रहे हैं, राजशाही के लिए आंदोलन हो रहे हैं और पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह जिस तरीके से सक्रिय हो गए हैं, तो उस लिहाज से लग रहा है कि यदि लोकतांत्रिक समर्थकों ने जल्दी ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को ना संभाला और राजनीतिक स्थिरता नहीं लाए, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब नेपाल में पुनः राजशाही लौटेगी और घोषित रूप से नेपाल फिर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा, भारत और नेपाल के संबंध और नेपाल की अस्थिरता के कारण क्या हैं और नेपाल की अस्थिरता को स्थिरता में बदलने के लिए क्या जरूरी है। इन मुद्दों पर हमने प्रकाश डाला और जितना हमने आप लोगों के सामने बातें रखी, आप कितने सहमत हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और ये तो इसमें तो दो राय है नहीं कि जब तक नेपाल में राजशाही थी और हिंदू राष्ट्र घोषित था, तब तक नेपाल भारत के ज़्यादा प्रगाढ़ संबंध थे। लेकिन जब से चीन समर्थक नेता सत्ता में लौटे हैं, भारत और नेपाल के संबंधों में किसी हद तक दरार आई है, अपनापन कुछ कम हुआ है। तो भारत घोषित रूप से लोकतंत्र के समर्थन में है, लेकिन पर्दे के पीछे कहा जाए तो भारत पुनः नेपाल के हिंदू राष्ट्र का हामी बताया जा रहा है। और जिस तरीके से आरएसएस और अन्य हिंदू संगठन नेपाल में सक्रिय हो गए हैं, तो उससे लगता है कि शायद नेपाल में पुनः राजशाही लौट सकती है, हिंदुत्व लौट सकता है और नेपाल हिंदू राष्ट्र बन सकता है। तो भविष्य में क्या होता है, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन भारत के क्या हित में है, ये आज हमने आपको बताने की कोशिश की है। आप इस मामले में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।